पाकिस्तान की सारी मिलिट्री सप्लाई लाइन जो थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में जा रही थी, वो डिसरप्ट होती जा रही थी। 100 से ज्यादा वेसल्स में ब्लास्ट हो चुके थे। हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान अपनी शिप्स इस रूट में भेजने में भी डरने लगा था। ऑपरेशन एक्स की वजह से ये जो ब्लास्ट हो रहे थे पाकिस्तानी शिप्स पे, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से हो रहे थे। और जिस प्लान तरीके से ये हो रहे थे अटैक, पाकिस्तान को समझ में आने लगा था कि ये मुक्ति बाहिनी का कोई गुरिल्ला अटैक नहीं है, बल्कि इंडिया बैक्ड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। 22 दिसंबर 1971 को CIA के ऑफिस ऑफ नेशनल एस्टिमेट्स ने एक सीक्रेट मेमोरेंडम बनाया था। अभी तो ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हो गया है। फॉरेन रिलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट 144 के नाम से मिल जाएगा। ये उसकी कॉपी है। तो उस टाइम पे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूएसए ने साफ लिखा था मुक्ति बाहिनी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने कराची और आसपास के जो एयरबेस थे उन पर फाइटर्स और नेवल यूनिट्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया। अब पाकिस्तान ने अपने ऑफेंसिव मोड में जब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट वगैरह स्टार्ट किया, तो इंडियन नेवी अपने शिप्स को लेकर अलर्ट हो जाती है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे सारी खड़ी शिप्स पे एयर स्ट्राइक कर दी थी। कहीं पाकिस्तान भी ऑपरेशन एक्स का बदला लेने के लिए ऐसा ही कुछ ना सोच रहा हो। और उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, वो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था। अब देखिए INS विक्रांत जो था, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेवल एसेट था। इंडियन ओशन में ये एक सिटी के साइज का चलते फिरते एयरबेस की तरह था। इसके ऊपर 20 से 25 फाइटर जेट से भी ज्यादा ऑपरेट कर सकते थे। वॉर के अंदर अकेले INS विक्रांत पूरी बाजी पलटने का दम रखता था, इसलिए इसको सेफ रखना बहुत जरूरी था। INS विक्रांत में कुछ रिपेयर का काम भी बचा था। इसके एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए कैटापुल्ट लॉन्चर जो था उसमें दिक्कत थी, और इसके A1 बॉयलर के मल्टीपल वाटर ड्रम भी रिपेयर होने थे, और उनके स्पेयर पार्ट वगैरह जो थे वो ब्रिटेन से मंगवाने पड़ते थे, और 3-4 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता। लेकिन इंडियन नेवी के हेड SM नंदा और वाइस एडमिरल हीरानंदानी सबके अगेंस्ट जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारा सबसे पावरफुल वेपन है, इसको जरूर वॉर में उतारना चाहिए। और रही बात रिपेयर की, तो इसको हम वॉर रेडी बना देंगे। तो INS विक्रांत जो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था, उसको मुंबई के कोबाल पोर्ट पे शिफ्ट करके रिपेयर का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। और जब ये रिपेयर हो जाता है, उसके बाद INS विक्रांत को पहले कोबाल पोर्ट से कोचिन, फिर कोचिन से मद्रास बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मद्रास, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच जो 18,000 माइल्स का जो एरिया था, वहां पे इसको सर्वेलेंस का काम दे दिया जाता है। इस चीज को सुन के पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एयर स्पेस ऑलरेडी बंद था। पूरा सी रूट पे पाकिस्तान के जो शिप थे उन पे धमाके हो रहे थे ऑपरेशन एक्स की वजह से। इस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया, तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। पाकिस्तान सारी चीजें छोड़ के INS विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन जो थी हैंगूर, मैंग्रो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये INS विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी चौथी सबमरीन थी, वो एक लौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, जो INS विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था PNS गाजी। PNS गाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और ये जो PNS गाजी है, ये पहले USA के पास थी। तो पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन PNS गाजी था INS विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए। तो सितंबर 1971 आते आते पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला ले चुकी थी कि अब PNS गाजी को बे ऑफ बंगाल भेज के INS विक्रांत को गिराना होगा। 16 नवंबर 1971 को ये यहां तक पहुंच जाते हैं। ये लोग डे बाय डे INS विक्रांत की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब गाजी इस रूट पे इधर निकलता है, तो इंडियन नेवी ऑलरेडी कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इधर ढाका के जितने कम्युनिकेशन सिग्नल थे उनको ट्रैक